10 का ज्योग्राफी का ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देख रहे हैं हम लोग, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का ये पार्ट 3 है। और आज हम लोग इसमें चर्चा करेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्री है इसमें हम लोग सबसे पहले आज कॉटन देखेंगे, यानी कॉटन मतलब कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या क्वेश्चन उठ सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, उसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ये नोट्स है तो इसमें हम लोग बताया कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है, ये एग्जाम्पल बताया कॉटन, जूट एंड शुगर इंडस्ट्री है। तो इसी में से हम लोग आज इसको चर्चा करेंगे। तो पहले बुक में देखते हैं है क्या। और बुक में ये आपको ध्यान देना है कि जो आपके बुक में है ये जो लेटेस्ट वर्जन है 20, जैसे देखेंगे तो ये लेटेस्ट वर्जन 2021 का जो बोर्ड देने वाला है उनमें है। तो ये इसमें कुछ कुछ सुधार आया है। तो सबसे पहले जो बात आ रही है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका अगर पुराना बुक है तो अगर जैसे देखेंगे कि इसमें यहाँ पर दिया हुआ है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो यहाँ पर जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बगल में आपको अगर पुराना बुक होगा तो यहाँ परसेंटेज सब दिया होगा। तो इससे ये भी ध्यान दीजिए कि बुक को आप मैच करते चले जाइएगा। वो परसेंटेज सब यहाँ नहीं दिया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब सूती कपड़ा उद्योग। तो सूती उद्योग बने, सूती उद्योग हो गया। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में अगर टेक्सटाइल को देखा जाए तो बहुत बड़ा योगदान है। क्यों योगदान है, तो यहाँ से ही क्वेश्चन उठ सकता है कि वाई इज़ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाई यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी। तो इसका आंसर देते समय ये होगा बिकॉज इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। कि एक इम्पोर्टेंस जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है तो उसके लिए जो टेक्सटाइल्स है वो माने कि उसको योगदान देता है, कंट्रीब्यूट देता है, एम्प्लॉयमेंट भी देता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और फॉरेन एक्सचेंज माने कि विदेशी जो मुद्रा विनिमय है या विदेशी मुद्रा आय होता है। तो इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन द इकोनॉमी विच इज़ द सेल्फ रिलायंट, कि आत्मनिर्भर है, एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन डेट इज़ फ्रॉम रॉ मटेरियल टू हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एडेड गुड्स। तो यहाँ पर आप देखें कि बहुत सारा चीज़ जो है उसको परसेंटेज वाला आप काट देंगे कि रॉ मटेरियल के रूप से में जैसे एडेड प्रोडक्ट जो है कि जैसे अगर वहाँ से आता है कोई रॉ मटेरियल है उसका दाम 5 रुपया है, तो रॉ मटेरियल से फिर कुछ सामान बना तो 10 रुपया हो जाता है। इस तरह से एवरी स्टेजेस द वैल्यू इज़ एडेड। अब कॉटन टेक्सटाइल माने सूती, यहाँ देखिए कॉटन सूती और टेक्सटाइल में कपड़ा। तो सूती कपड़ा उद्योग को हम लोग देखेंगे। तो सूती कपड़ा उद्योग में भी जो है इसमें जो हम लोग देख रहे हैं कॉटन टेक्सटाइल्स में, सूती कपड़ा में, तो यहाँ पर अगर आपका पुराना बुक होगा तो वहाँ पर, तो अभी नया में जैसे इंग्लैंड तक यहाँ तक ठीक है कि सबसे पहले तो ये सबसे पुराना और जो प्रोड्यूस्ड है हाथ हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम, कि सबसे पहले देखिए एक चीज़ समझिएगा कि पहले जो चरखा होता था हैंड स्पिन होता था कि हाथ में बनता था हाथ से, फिर उसको एक बड़ा सा लूम लिया गया, हैंडलूम होता था इतना बड़ा में, यहाँ से उसको खींचा जाता, फिर इसी हैंडलूम को बिजली से चलाने लगा तो इसको पावरलूम कहा जाने लगा। तो इसी को यहाँ समझना है कि इन एंशियंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल्स वर प्रोड्यूस विथ हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक, कि हाथ से या हैंडलूम माने जो हाथ से जो पूरा लूम को घुमाया जाता था उससे होता था। आफ्टर द 18th सेंचुरी पावर लूम बिजली से चलने वाला आ गया, केम इनटू यूज। आवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री सफर्ड अ सेटबैक ड्यूरिंग द colonial period because they could not compete with the mill made cloth। यहाँ पे देखिएगा जो मशीन से बना हुआ सामान था जो कि इंग्लैंड से था उससे नहीं सका। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वाज द एस्टेब्लिश इन द मुंबई 1854। फिर 2 वर्ल्ड वार हुआ 1914 से 1919 और 1930 से लेकर तो 44 तक। वहाँ पर आप देखेंगे कि ये ब्रिटिश कॉलोनी में था, और जब उसमें युद्ध में चले गया अमेरिका तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडिया का जो कॉटन टेक्सटाइल्स है उसको बढ़ावा मिला, बूस्ट मिला। अब यहाँ पर आपके बुक में देखिएगा अगर पुराना होगा तो अगर उसमें दिया होगा एज ऑन 30 नवंबर या कोई भी डेट दिया होगा वहाँ से, तो वो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा वो सिलेबस में नहीं, वो मतलब कि इस बार न्यू बुक में कट गया है। इसके बीच में अगर कुछ होगा नहीं है तो बढ़िया बात, आपके पास नया बुक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा इस यहाँ पर ये देखना है कि क्या चीज़ है इसमें, तो कैसे ये होता था, तो इसको समझना होगा कि इन द अर्ली ईयर द कॉटन इंडस्ट्री वाज कंसंट्रेटेड। यहाँ भी क्वेश्चन है कि वाई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज कंसंट्रेटेड इन द महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो इसके महाराष्ट्र और गुजरात में ही क्यों कॉटन बेल्ट जो कंसंट्रेटेड हो गया, वहाँ पर ही सब कारखाना लगने लगा। तो यहाँ पर सबसे पहला कि अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, कि जो कच्चा माल जो कॉटन वहाँ पर उपलब्ध होता है प्रचुर मात्रा में,
मार्केट बाज़ार है, ट्रांसपोर्ट है, इंक्लूडिंग एसेसिबल पोर्ट फैसिलिटी, वहाँ पर बंदरगाह भी है, लेबर भी है। फिर सबसे बड़ा चीज़ की मॉइस्ट क्लाइमेट, आप इसको शुगर में भी देखेंगे और यहाँ भी एटसेट्रा कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड इट्स लोकलाइजेशन। तो यहाँ ये क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर ये जो दिस इंडस्ट्री हैज़ क्लोज लिंक विद द एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड ए लिविंग टू फार्मर, की फार्मर का भी ज़िंदगी बना रहता है। फिर अब जो कॉटन जो होता है, जब कॉटन वहाँ पर होता है तो उसका बॉल होता है, तो कॉटन बॉल को जो माने कि जिसमें सूती होता है, उसको चुनने के लिए एक आदमी रहता है, वर्कर इंगेज से होता है। फिर उसको गिनिंग किया जाता है, धागा निकाला जाता है, फिर धागा से उसको स्पिन किया जाता है, माने कॉटन निकाला जाता है गिनिंग, फिर धागा उससे धागा बुना जाता है, फिर उसको कपड़ा बुना जाता है। तो एक प्रोसेस है, तो वो यहाँ पर उपलब्ध है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आप क्यों यहाँ पर महाराष्ट्र और ये सब हुआ। तो ये देखिए, और एक चीज़ इसको, इस मैप को समझिएगा, ये जो दिया हुआ है इसको पहले समझिए कि क्या चीज़ है। तो जैसे हम बोले कि फाइबर प्रोडक्शन होता है, तो कच्चा फाइबर भी चाहे कॉटन वहाँ चले जाता है, फिर उसको वहाँ से जो चुन के, ऐसे तो हम बताया कि जो बॉल को उसको चुनने वाला एक होता है, फिर उससे स्पिन किया जाता है धागा बनाने के लिए। तो स्पिन जब करेगा, स्पिनिंग करेगा तो धागा बनेगा, फिर उसको उसी धागा को उसको बुना जा सकता है, वीविंग किया जाता है, नीटिंग किया जाता है, तब कपड़ा बनेगा, फैब्रिक बनेगा। फिर उसी का अगर कपड़ा बन जाने के बाद उसको डाइंग और उसको फिर फिनिशिंग किया जाएगा, फिर जो है वो माने कपड़ा से गारमेंट बन जाएगा, जो भी कोई भी पैंट हो, शर्ट हो, इस तरह से। तो ये प्रोसेस है। तो इसी को किया गया, फिर डाइंग होगा, डिजाइनिंग होगा, पैकेजिंग होगा, फिर टेलरिंग होगा एंड स्विंग होगा। तो द इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग डिमांड्स, यहाँ पर जब इंडस्ट्री है ये क्या कहता है, डिमांड को क्रिएट करता है, सपोर्ट मेनी अदर इंडस्ट्री, दूसरी इंडस्ट्री को, जैसे केमिकल भी में होता है, डाई भी होता है, पैकेजिंग मटेरियल। वाइल स्पिनिंग कंटिन्यू टू बी सेंट्रलाइज महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु। याद रखिएगा कि जब ये महाराष्ट्र और तमिलनाडु में ये जब होता है तो इसका मैंने केंद्रीकरण होता है यहीं पर ज़्यादातर। तो वीविंग इज हाईली डिसेंट्रलाइज। तो अब यहाँ पर सब कुछ हो गया, धागा बन गया, लेकिन धागा बनने के बाद क्या होता है, जब कपड़ा बनना होता है तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग इंडस्ट्री में काम सौंप दिया जाता है। जैसे अगर एक कंपनी चाहता है कि हमको साड़ी बनाना है, तो साड़ी बनाने के लिए जो प्रोसेस है, धागा से साड़ी बनाने के लिए उसको जो फिर उसमें एम्ब्रॉयडरी होगा सीने के लिए या कुछ डिज़ाइन बनाने के लिए, वो अलग लोगों को काम सौंप देता है एक कंपनी। जैसे ए डेस्क को, बी डेस्क को, घर घर जाके काम कर सकता है, इसे इसको डिसेंट्रलाइज कहते हैं। तो वीपिंग इज हाईली डिसेंट्रलाइज टू प्रोवाइड स्कोप फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेडिशनल स्किल, क्योंकि वो पहले से वो लोग काम करता है कॉटन से, तो उसको पता है, उसको दस्ता चाहिए। डिजाइनिंग ऑफ वीपिंग में डिजाइनिंग चाहिए कॉटन में, चाहे कॉटन हो, सिल्क हो, फिर जरी, उसको धागा से, सोने का धागा से फिर एम्ब्रॉयडरी हो कि डिजाइन बनाया जाता है। तो इंडिया हैज़ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग। अब ये भी याद रखना है कि इंडिया जो है धागा बना के वो एक्सपोर्ट हो जाता है, लेकिन जो वीविंग सप्लाई है बहुत लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक, कि जो इंडिया में जो धागा से फिर कपड़ा बनेगा, तो इंडिया में जो ये कॉटन रहता है तो उसका क्वालिटी लो बच जाता है, बाकी सब तो एक्सपोर्ट हो जाता है धागा। तो इट कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी ऑन, धागा नहीं था प्रोड्यूस इन द कंट्री। तो इसीलिए क्या था, वीविंग इज डन बाय हैंडलूम, पावरलूम एंड इन द मिल। इसलिए इंडिया में जो बच जाता है तो इसी 3 जगह होता है। अब हैंड स्पून जो है गांधी जी ने चलाया था, प्रोवाइड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर इन देयर होम एट द कॉटन इंडस्ट्री। तो यहाँ पर हो गया। अब इसके बीच में आप देखेंगे ये 2 क्वेश्चन के बीच में एक टेबल है, अगर वो आपके बुक में है तो उसको काट दीजिएगा, नया बुक में वो नहीं है, इसको यहाँ मैच करिएगा। फिर हो गया कि इंडिया एक्सपोर्ट, कि इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है। तो इंडिया से एक्सपोर्ट टू ये एक्सपोर्ट यार्न, कि इंडिया जो धागा है वो जापान को एक्सपोर्ट करता है। फिर अदर इम्पोर्टर है कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया, कौन कौन है, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, रसिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्री। अगर आपका पुराना बुक होगा तो यहाँ भी कंट्रीज़ का जो नाम जो है उसको करेक्शन कर दीजिएगा। फिर हम लोग का जो वर्ल्ड में है, वर्ल्ड ट्रेड में कॉटन यार्न बहुत डिमांड है, लेकिन आवर जो स्पिनिंग मिल है वो कंपटीटिव ग्लोबल लेवल पर नहीं है, जैसे पहले ही बता दिया। तो वीविंग नीटिंग प्रोसेसिंग यूनिट कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी और यार्न। तो यहाँ पर दिया उसी चीज़ को रिपीट किया हुआ है, तो इसको लिखिएगा, जो क्वेश्चन परीक्षा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर इस जो मैप में, इसमें ध्यान दीजिएगा, जो इसमें मैप में आएगा आपको 5 पूछा जाएगा, इस पर 5 में से कोई भी माने कि एक आ सकता है। तो जैसे इसमें कॉटन टेक्सटाइल का ही पूछा जाएगा, यहाँ पर जो कॉटन टेक्सटाइल दिया हुआ है इसी के बारे में पूछा जाएगा, काला कलर जो दिया हुआ है। तो यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल में पूछा जाएगा मुंबई के बारे में, कि मुंबई को लोकेट करिए। फिर इंदौर को के बारे में किया जाएगा, इंदौर जैसे यूपी में है तो यहाँ आप देखें कि इंदौर के बारे में किया जाएगा।
फिर उसके बाद देखिए इसको आप टिक कर लीजिएगा, इंदौर यहाँ पर है तो उसको लोकेट हम नहीं कर रहे हैं। फिर सूरत है तो सूरत माने कि गुजरात में यहाँ पर है, तीसरा हो गया। फिर चौथा हो गया कोयम्बटूर हो गया, तो कोयम्बटूर नीचे जाके आप देखिएगा यहाँ पर कोयम्बटूर है, तो कोयम्बटूर को पहचाना। फिर उसके बाद जाके कानपुर है, तो कानपुर आप देखिएगा तो यूपी में है, तो यूपी वाला बोर्ड निकालेगा तो आपको कानपुर दिख जाएगा। तो इतने ही ये मैप इसमें आएगा, याद रखिएगा कि 5 होगा। तो 5 कौन कौन से है? मुंबई, इंदौर, सूरत, कोयम्बटूर एंड कानपुर। इस कॉटन के मैप में यहाँ पूछा जा सकता है, उसको प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, कोई एक मैप हो सकता है। फिर जैसे यहाँ इंडिया में क्या कि जो प्रोडक्शन जो होता है तो फॉर्मुलेशन इन स्मॉल यूनिट, कि छोटे छोटे जो घर में अगर वीपिंग होता है, जो धागा बच जाता है तो छोटे छोटे लोगों में बन जाता है। फिर यहाँ पर देखिएगा कि अगर आप आगे बढ़ाया जाएगा गारमेंट बनने के लिए, तो ये तो हो गया कि ऑल्दो वी हैव ए लार्ज शेयर, यहाँ वी हैव मेड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन प्रोडक्शन, बहुत सारा प्रोडक्शन गुड क्वालिटी का हुआ, चाहे कॉटन हो या फिर पावर सेट इरेटेड यहाँ पर जो नहीं होता है। अब एक चीज़ और ध्यान दें कि इसके ऊपर जो अगर कुछ है तो उसको सिलेबस में नहीं है, उसको आप काट देंगे। उसके बाद देखिए जूट टेक्सटाइल, तो आज यहाँ जूट टेक्सटाइल को बता के, जैसे क्योंकि इस पर जूट टेक्सटाइल से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको क्लियर करते हैं। और इसका जो पहला पार्ट है उसमें हम सारा कुछ बता दें कि आपको क्या क्या काटना है। तो अगर आपको जैसे कौन कौन सिलेबस कटा है तो उसको पार्ट 1 में देख लेंगे। तो पार्ट 1 जो इसका ये पार्ट 3 है, ऐसे पार्ट 1 में सारा कुछ हम बता दें क्या क्या सिलेबस में कटा हुआ है। अब है जूट टेक्सटाइल, तो भारत जो है जूट टेक्सटाइल, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द रॉ मटेरियल एंड जूट प्रोडक्शन, स्टैंड इन सेकंड प्लेस एंड द एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। तो यहाँ पर 2 फिलिंदी ब्लैंक्स बनता है, यहाँ पर आपको इसको काट देगा, यहाँ फिलिंदी ब्लैंक्स कर देगा, फिर यहाँ पर फिलिंदी ब्लैंक्स कर देगा। तो इसको आपको याद रखना है कि इंडिया और बांग्लादेश, आफ्टर बांग्लादेश ये यहाँ पर है। फिर मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, अगर जूट का देखें तो सबसे ज़्यादा माने लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, तो मेनली अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द हुगली रिवर। फिर द फर्स्ट जूट मिल वाज सेटअप नियर कोलकाता इन 1885 एट रसरा में हुआ था। फिर आफ्टर पार्टीशन 1947 द जूट मिल रीमेन इन इंडिया आफ्टर 3/4 ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू द बांग्लादेश, कि ये जो 1/4 इंडिया में रह गया जब पार्टीशन हुआ, और 3/4 जो इसका ये था वो बांग्लादेश चले गया। तो इसको समझना है। फिर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ हुगली बेसिन, क्यों क्या क्या फैक्टर है जो हुगली बेसिन, तो इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, तो जैसे कि यह प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज, कि वहाँ पर एरिया है जूट ही बहुत अच्छा से आता है। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट जो है सस्ता है। सपोर्टेड बाय ए गुड नेटवर्क ऑफ द रेलवे भी है, रोडवेज भी है, वाटरवेज भी है, टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द मिल्स, की कारखाना में पहुंचने के लिए सारा सुविधा। फिर वाटर भी, अगर कोई प्रोसेसिंग सिस्टम होता है रॉ कच्चा जूट में, तो फिर चीप लेबर भी है, सस्ता लेबर भी है फ्रॉम द वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश से लेबर भी मिल जाता है। लेकिन आजकल ज़्यादातर जूट जो मिल है बंद है। पहले लोग मुंबई नहीं जाते थे, दिल्ली नहीं जाते थे, सब कलकत्ता जाते थे। तो कलकत्ता है जो अर्बन सेंटर, तो बैंकिंग, इंश्योरेंस और पोर्ट फैसिलिटी भी यहाँ पर है। उसके बाद देखें ये जूट जो देखेंगे इसका चैलेंजेस क्या क्या है, इसको देखना है। तो बहुत ज़्यादा स्टीप कंपटीशन है जूट के लिए, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हम आपको ये डी रोके हैं इंटरनेशनल मार्केट में। फिर इन द इंटरनेशनल मार्केट, फिर सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट, किससे कंपटीशन है? सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट, जैसे पहले जूट था उसका जगह प्लास्टिक आ गया है, फ्रॉम अदर कंपटीटर लाइक बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट, थाईलैंड। और भारत का कंपटीशन से बांग्लादेश से भी, क्योंकि 3/4 वहीं पर जूट चले गया, ब्राज़ील से भी है, फिलीप से भी है, इजिप्ट से भी है, थाईलैंड से भी है। हाउएवर द इंटरनल डिमांड हैज़ बीन ऑन द इंक्रीज ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ मैंडेटरी यूज ऑफ जूट पैकेजिंग। लेकिन जूट को बूस्टअप कैसे मिला, जूट इंडस्ट्री को इंडिया में कैसे बूस्टअप मिला, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कहा कि जो भी सरकारी काम है तो बोरा जो है, जो गिन्नी पैक है, उसको ही यूज करना होगा। टू स्टिमुलेट डिमांड द प्रोडक्ट यूज टू डेफिसाइड। द मेन मार्केट आर यूएसए, इंडिया से कहाँ कहाँ जाता है, तो ये 5 कंट्री याद रखिए, यूएसए, कनाडा, घाना, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया। द ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न टू इन्वायरमेंट फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल, अब जो आ रहा है तो ये पहले तो ये इको फ्रेंडली, इससे जूट का डिमांड बढ़ गया। अब यहाँ पर आज हम लोग शुगर इंडस्ट्री नहीं देखेंगे, शुगर इंडस्ट्री नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।